चलिए बताइए आप लोग कैसन हैं। मस्त हैं। चलिए तो सभी खुश रहिए, मस्त रहिए। और आज जो है तीसरा क्लास है और बोले थे कि अभी जो है टोटल 10 क्लास हम लेंगे और 10 क्लास में आज तीसरा क्लास है और बोले थे कि 10 क्लास में जो है टोटल 60 से 70 क्वेश्चन लगभग इससे आएंगे, ठीक ना। इससे फालतू क्वेश्चन आएगी नहीं। और अभी जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछती है वो अभी पूछती है जीके से, तो ज़्यादा जीके लेकर चल रहे हैं, जीएस कम लेकर चल रहे हैं। कल जो होगा ज़्यादा जीएस रहेगा क्वेश्चन में, ठीक ना। तो दोनों को इसी प्रकार से मैनेज करके चलेंगे और आज जो है अपना तीसरे क्लास की ओर लेकर चलते हैं। पीछे वाले रिवीजन कर रहे हैं आप लोग, बताइए। पीछे वाले कर रहे हैं तो आपसे एगो पहले क्वेश्चन पूछ देते हैं। नौकर की कमीज कल बताए थे। दीवार में एक खिड़की कल बताए हैं। खिलेगा तो देखेंगे कल बताए थे। ये किनकी रचना है? विनोद कुमार, जिनको 2024-25 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या चीज मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। वो था देखेंगे, हाँ, फूल और गुलाब, गेहूं और गुलाब। वो था जो कमेंट में बोले थे बताने के लिए, गेहूं और गुलाब वो जो था राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और जितना भी बताए हैं ना, डेली उम्मीद 5-10 गो राइटर के नाम बता ही देते हैं डेली कि बुक के कि कौन कौन बुक कौन लिखे हैं। तो इसको जो है ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक ना। और 2 क्वेश्चन जो है राइटर से पूछ देता है कि ये पुस्तक कौन लिखे हैं, पुस्तक कौन लिखे हैं। और टेंशन ज़्यादा नहीं लीजिएगा करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के मात्र 2 क्लास होगी, 2 क्लास से ज़्यादा हम लेंगे भी नहीं। और लेंगे तो 2 क्लास से अगर जो ज़्यादा तो 60% लगभग उसी से क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स, यानी जितना पूछता है। और वो करंट अफेयर्स ज़्यादा दूर से नहीं लाएंगे, आप लोग को स्पष्ट बता देते हैं कि ये जो रहेगा स्पीडी से ही रहेगा, ठीक ना। और स्पीडी से उसको छाट उठ के जो है इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा रहता है उससे ही आता है। और बोले थे कि एक वक्त जो था स्पीडी से हम पढ़ा रहे थे दरोगा का बैच करंट अफेयर्स, उसमें बोले थे कि ये क्वेश्चन 100% आएगा। मात्र 1 क्लास से लिए थे, उसमें से 4 क्वेश्चन आया था और चारों क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछ दिया था। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक ना। अगर जो विश्वास नहीं है तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा जाकर, जो दरोगा के लिए थे उसमें तो आगे ज़्यादा बकवास भी ज़्यादा देरी हो जाता है। चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या चीज़ है। पहला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, ठीक। पहला क्वेश्चन, हाँ चलिए बताइए। पहला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? ये बताइए कि असहयोग आंदोलन, सबसे इजी क्वेश्चन है आज के। असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी शुरू किए थे कब? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में किए थे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट अब है। जैसे कि आपको पूछ देता है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट ये पूछता है ना। उसके बाद पूछ देता है आप लोग को क्या चीज़? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद पूछ देता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या चीज पूछता है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और पूछ देता है चंपारण सत्याग्रह। ये 4 ऑप्शन दे देता है और इसमें से सरियाने के लिए दे देता है कि आप लोग बताइए कि क्रम में इसको सजाइए कि सबसे पहले कौन हुआ है। यही ना दे देता है कि क्रम में इसको सजाइए कि सबसे पहले कौन हुआ है। तो ठीक ना। तो देखिए रोलेक्ट एक्ट ऐसा अगर जो दे दे तो आपको कैसे सरियाना है। चूंकि आपको जानते हैं कि रोलेक्ट एक्ट आया था 10 मार्च 1919 ईस्वी को। कब आया है? 10 मार्च 1919 ईस्वी को, 1919 ईस्वी को,
ठीक ना। और 10 मार्च रोलेक्ट एक्ट आया था, तो इसमें एक ऐसा कानून था जिसमें कि संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और उस पर मुकदमा चला सकते हैं, उसको जेल भी भेजा जा सकता, जिसका खुलकर विरोध महात्मा गांधी जी ने किए थे और इसे काला कानून भी कह दिए थे और काला झंडा भी दिखा दिए थे। तो ये आया था। इसके बाद जो है ना अंग्रेज आक्रोश में आ गया और लौट जाओ का नारा भी दे दिया गया था कि हर जगह इसका विद्रोह हो रहा था, और तो इसको लौटने का नारा भी दे दिया गया था। तो उसमें क्या हुआ था, इससे अंग्रेज जो है आक्रोश में आ गया, और अंग्रेज आक्रोश में आने के बाद की काम किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था जानते हैं? क्योंकि रोलेक्ट एक्ट आया था ना, तो उसमें भारत के 2 महान वकील थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, और ये सोच रहे थे कि कुल्हे जितना भी नेता लोग थे वो सोच रहे थे कि अब इनको छुड़ाया जाना चाहिए। तो छुड़ाए जाने के लिए, इसी कारण छुड़ाने के लिए उनको जलियांवाला बाग में एक मीटिंग रखा गया था, और मीटिंग को जो है जानकारी मिल गया किसको? जनरल डायर को, और जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था, ठीक ना। तो देखिए, तो पहले कौन आया? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के बाद आया था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को। अहमदाबाद मिल में जो दूर आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ है। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ है 1917 ईस्वी में हुआ है, ठीक ना। कोई दिक्कत? और ये जिस इतना जो आपको नजर आ रहा है, रोलेक्ट एक्ट का विद्रोह महात्मा गांधी किए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी विद्रोह किए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे मिल मजदूर आंदोलन के? तो महात्मा गांधी ही थे। चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था, यह पहला सत्याग्रह था। तो ये कहा कि महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह था, जो कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे। तो इसी प्रकार से पूछ देगा कि क्रम में बताइए। अब आप लोग बताइए, महात्मा गांधी जी का जीवन जन्म कब हुआ? वो तो सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद आप लोग बताइए, पूछता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी जो हैं, महात्मा गांधी कब अफ्रीका से लौटे थे? बताइए। क्या क्या चीज आप लोग बोल रहे हैं? लौटे कब थे ये बताइए आप लोग। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। और 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। क्या चीज? प्रवासी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। और महात्मा गांधी लौटे थे कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ जान लीजिए। हेलो, ऐसे घूर न जाओ। तब महात्मा गांधी जी के बारे में जान लीजिए कि महात्मा गांधी जी तो सबसे पहले 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन किए? असहयोग आंदोलन। उसके बाद आप लोग बता दीजिए। असहयोग आंदोलन किए थे। उसके बाद 1924 ईस्वी एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का था, जिनको महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता किए थे। अध्यक्षता कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी कब किए थे? तो 1924 ईस्वी में। कहाँ किए थे? बेलगांव अधिवेशन। कहाँ? बेलगांव अधिवेशन में किए थे। कहाँ किए थे? बेलगांव अधिवेशन। और बताइए कि 2 गो जो है अधिवेशन कांग्रेस का गाँव में हुआ था। वो गांव का नाम बता दीजिए कि गांव और कब हुआ था, और उसका अध्यक्ष कौन थे, ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसको बाद में हम बताएंगे, ठीक ना। और महात्मा गांधी जी के बारे में बताइए कि 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने 1931 ईस्वी में मार्च 1931 लिख लीजिए पहले। मार्च 1931 ईस्वी में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता तो मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता को ना हम लोग एक समझौता आव के नाम से जानते हैं, इसको हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। किस समझौता के नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी दिल्ली इरविन इसलिए महात्मा गांधी को बुलाया था क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है इंग्लैंड जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि वहाँ जाके हम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। महात्मा गांधी जी मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वो कौन सा? 1931 ईस्वी में जो हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन? दूसरा गोलमेज सम्मेलन
गोलमेज सम्मेलन, उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। और 1932 ईस्वी में यरबादा जेल में पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था बताइए? पूना पैक्ट किनके बीच? अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, जो यरबादा जेल में। क्यों हुआ था जानते हैं? सांप्रदायिक को लेकर के। क्योंकि अंग्रेज चाहता था ना कि हम जो हैं ये पहले तो बांट दिया था उसको हिंदू और मुस्लिम को, उसके बाद चाह रहा था कि हम जाति के आधार पर भी बांट दें, जो नीच जाति के है उसको ये अलग पृथक क्षेत्र दे दें और उस जाति को अलग पृथक क्षेत्र दे दें। ये महात्मा गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो है सबको अलग अलग पृथक क्षेत्र मिले। इसीलिए जो हुआ था 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। उसके बाद एक और महात्मा गांधी जी महत्वपूर्ण काम किए हैं। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। और बता दीजिए छोड़ो आंदोलन, इसमें से अब सरियाने वाला एक क्वेश्चन जरूर देगा कि कौन पहले हुआ था और कौन बाद में हुआ था। इसीलिए इतना डिटेल से हमको बताना पड़ा। कोई दिक्कत? गोलमेज सम्मेलन से भी पूछ देगा। और एक बता दीजिए, सबनीय अवज्ञा आंदोलन नहीं बताएं। सबनीय अवज्ञा आंदोलन, सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था बताइए तो? कोई नहीं जानते हैं? इतना फेमस भुला रहे हैं, ऑनलाइन वाले सब बताते जाइए। 1930 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? जिसको हम लोग महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को भंग किए थे। क्या चीज़ किए थे? नमक कानून भंग किए थे। और महात्मा गांधी जी ने 6 मार्च को स्टार्ट किए थे। कितना को? 12 अप्रैल 12 मार्च को शुरू किए थे और 6 अप्रैल को जो है समाप्त किए थे। 6 अप्रैल को क्या चीज? समाप्त किए थे। और ये टोटल जो है कितना मील दूरी तय किए थे? 240 मील दूरी तय किए थे। कितना? 240 मील दूरी तय किए थे। और 240 मील यानी लगभग 383 किलोमीटर। कितना? लगभग 383 किलोमीटर, ठीक ना? 383 लगभग जोड़िएगा तो 1 मील बराबर कितना होता है? 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। तबरी बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा था 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, और 1.6 किलोमीटर। यहाँ कर लीजिए, 1.6 से गुना कीजिएगा तो जानते हैं कितना होगा? 386 किलोमीटर लगभग, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं? तो इसको आपको याद रखना है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काहे कि करेंट है। किस संस्था ने भारत की पहली खेल मनोवैज्ञानिक पुस्तक शुरू किया था? पहला की क्यों है जानते हैं? पहला तो है कि पहली खेल मनोवैज्ञानिक, पहला जो रिलेटेड रहता है ना, उससे ज़्यादा बिहार पुलिस में आने की चांस रहती है, ठीक ना? बिहार पुलिस हो गया या बिहार दरोगा, इस समय में ज़्यादा आने की चांस रहता है। तो किस संस्था ने भारत की पहली खेल मनोविज्ञान पुस्तक जारी किया था बताइए? अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्था, IISM। ये करेंट है, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट आप लोग ये वाला बता दीजिए। आप लोग बताइए, आप बताइए, जवाब दीजिए। क्या चीज? 2 नंबर अनुच्छेद 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में रोजगार का प्रतिबंधित किया था? ठीक ना? तो अनुच्छेद 24 देख लीजिए, बताते हैं। पहले आर्टिकल 23 देख लीजिए, फिर उसके बाद आर्टिकल हम लोग 24 देखेंगे। क्या चीज़? 24। अब बताइए आर्टिकल 23 क्या चीज़ है? आप लोग बताइए। आर्टिकल 23 में है ना, जैसे कि पहले होता था बंधुआ मजदूर, जानते हैं कि अगर जो आपके पिताजी हमारे यहाँ काम करते थे तो आपको भी हमारे यहाँ काम करना ही होगा। तो बंधुआ मजदूर को समाप्त किया आर्टिकल कितना? बंधुआ मजदूर कितना? आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में यानी 14 से कम वर्ष के बच्चा है, 14 वर्ष से कम के बच्चा है ना, तो उसको कारखाना में आप काम नहीं करा सकते हैं। या फिर महिला जो है अगर जो कारखाना में काम कर रही है या कोई भी काम कर रहा है तो उसको उचित वेतन मिलनी चाहिए। तो ये जो है ना अनुच्छेद 24 और 25 ये पूछ देगा कौन सा अनुच्छेद जो है शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद है। तो शोषण के विरुद्ध कौन है? ये शोषण के विरुद्ध है। क्या चीज़ है? शोषण के खिलाफ। क्या चीज़ है? शोषण के खिलाफ अनुच्छेद है।
शोषण के खिलाफ देख रहे हैं कि शोषण जो है बंधुआ मजदूर पर शोषण किया जाता था, और 14 वर्ष से बच्चा को खटा रहे हैं तो उस पर शोषण कर रहे हैं। तो इससे मुक्ति के लिए अनुच्छेद 23 और 24 से। अब बताइए अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, बताइए ये सब जो ये अनुच्छेद है ना 28, 29, ये सब जो है धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या चीज़ है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में क्या चीज़ है जानते हैं? आप अपने धर्म के अनुसार कपड़ा पहन सकते हैं, चुट्टा कमंडलधारी कर सकते हैं, चंदन टीका लगा सकते हैं, और गेरुआ वस्त्र पहन सकते हैं, हरा वस्त्र पहन सकते हैं, और वो क्या चीज़ काला रंग की महिला जो पहनती है उसको क्या चीज़ कहते हैं? बुर्का, वो भी पहन सकते हैं। यानी कि जो है कपड़ा पहनने की स्वतंत्रता है, जो कितना में है? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में क्या चीज़ है जानते हैं? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। या आप सामूहिक रूप से जो है पूजा पाठ कर सकते हैं, जैसे कि यगुआ गांव में होता है ना, तो सामूहिक रूप से आप कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 27 के तहत, 27 के तहत क्या चीज़ है जानते हैं? अगर जो आप धार्मिक कार्य के लिए धन जमा किए हैं तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये किसके अंतर्गत आता? अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। कोई दिक्कत नहीं ना। और देख लीजिए अनुच्छेद 27, अनुच्छेद जितना भी बता रहे हैं ना, आप लगभग एग्जाम में अगर जो बिहार पुलिस के दीजिएगा ना एग्जाम, तो 100 से नीचे टोटल अनुच्छेद पूछेगा, लगभग 70 से नीचे ही अनुच्छेद आपको पूछेगा, एगो 72 तक पूछ लेगा, क्षमादान उसमें है। उसके बाद जानते हैं क्या चीज़ पूछेगा? तो फेमस पूछेगा। क्या चीज़ पूछेगा? अटॉर्नी जनरल किस में आता है, CAG कैग किस में आता है। फेमस 10 गो अनुच्छेद है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, या तो कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, ठीक ना। नेक्स्ट, अब इसका बता दीजिए आप लोग, बताइए आप लोग 1974 ईस्वी में राजनीतिक बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कि कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। देखिए 1974 ईस्वी में, 1970 का जो दशक था ना, 1970 और 80 का दशक, उसमें जो था राजनीतिक में बहुत उथाल पुथाल हुआ था। क्यों हुआ था उथाल पुथाल? क्योंकि इंदिरा गांधी के शासन, उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के शासन काल में कोई संतुष्ट नहीं था। उस समय सुखाड़ आ गया था, लोगों के लिए अनाज नहीं मिल रहा था, कभी बाढ़ आ रहा था, तो कभी रेल, सबसे बड़ा रेल हड़ताल 1974 ईस्वी में हुआ था, जिसमें याद रखिएगा 1974 ईस्वी में जब रेल हड़ताल हुआ था ना, तो जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं सब रेलवे ट्रैक पर आ गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी आयरन लेडी, रनचंडी के नाम से जानी जाती है। वो कहीं हम झुकने वाले कहाँ हैं? हम तो बउआ झुकेंगे नहीं। कह दी ना, जितने भी कर्मचारी रेल पर हैं, वो अगर जो कल 8 बजे तक अपने समय से ड्यूटी पर नहीं जाएंगे तो सबको हटा दिया जाएगा। काहे ला केकरा मजाल है, सब अपन ड्यूटी पर। 1 सेकेंड उस दिन ट्रेन लेट नहीं था। इसको कहते हैं आयरन लेडी। 1 मिनट में आंदोलन को दबाने वाली थी, ठीक ना। तो देखिए, तो 1974 में फिर बिहार से जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार आंदोलन कर रहे थे। बिहार आंदोलन के एक आंदोलन और नाम जाना जाता है, छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। पूछ दे कि छात्र आंदोलन कब हुआ था, तो छात्र आंदोलन भी 1974 ईस्वी में हुआ था। उसके नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। इसको एक नाम से और जाना जाता है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति भी पूछ दे। संपूर्ण क्रांति क्यों कहा जाता है जानते हैं? क्योंकि ये पटना के गांधी मैदान से आंदोलन शुरू हुआ था और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया था। ये इतना बड़ा आंदोलन था, इसीलिए इसको संपूर्ण क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत? और जयप्रकाश को हम लोग क्या चीज कह देगा कि कौन इसमें से लोकनायक हैं? लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। क्या चीज? लोकनायक। कोई दिक्कत? लोकनायक के नाम से जानते हैं। और बताइए, भारत में कौन है जो कृषि आंदोलन किए थे? सहजानंद सरस्वती। जो है क्या चीज? 1929 ईस्वी में इन्होंने कृषि आंदोलन में भाग लिए थे और अंग्रेज से मारो खाए थे। क्या चीज? भाग लिए थे और मारो खाए थे 1929 ईस्वी में। कोई दिक्कत? 1929 ईस्वी में। और बता दीजिए आप लोग 1974 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद जानते हैं बहुत उथाल पुथल हुआ था। उसके बाद जो है ना, अब सोच ली इंदिरा गांधी ना कि अब ये हमरा से संभले वाला नहीं है, हर जगह आंदोलन हो रहा, काम करने का मौका नहीं मिल रहा। तो राष्ट्रपति से बात करके, राष्ट्रपति कौन थे?
हेलो, राष्ट्रपति उस समय कौन थे? फखरुद्दीन तैयब जी। तो उस समय राष्ट्रपति थे। उनसे बात किए इंदिरा गांधी और बोले कि अब ये आंदोलन को समाप्त किया जाए। तो उन्होंने 25 जून, क्या चीज, 25 जून 1975 ईस्वी को आपातकाल की घोषणा कर दी। और हाल फिलहाल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस में पूछेगा कि संविधान की हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान के हत्या दिवस इसी वर्ष से मनाया जा रहा है, 2025 से, इसलिए करंट इंपॉर्टेंट रहेगा। संविधान के हत्या दिवस कब मनाते हैं? क्या चीज? 24 से। अच्छा ठीक है, 24 से देख लीजिए। तो ये करेंट है, इसको याद रखिएगा ध्यान से, ठीक ना। जो क्या चीज़ 24 जून से हम लोग 25 जून को हम लोग मनाते हैं, क्या चीज़, संविधान हत्या दिवस। कोई दिक्कत इसमें नहीं। और बताइए बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? तो बिहार केसरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अरे बिहार केसरी के हाल फिलहाल खान सर को मिला है अवार्ड, लेकिन बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। नेक्स्ट बता दीजिए, ये भी करेंट है। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे ना आप, अगर जो बिहार पुलिस कभी और दिए होंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं बिहार पुलिस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। अगर जो ऐसा नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर जो लगता है आपको कि नहीं ऐसा पूछ रहा है, तो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब कोई काम है नहीं, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत नज़दीक है, ठीक ना। तो बताइए, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, ये भी पूछ देगा कि अभी भारत की तरफ, एक मिनट, भारत की तरफ से ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है अभी? पीटी ऊषा। कौन है? पीटी ऊषा। पीटी ऊषा के उड़न पड़ी के भी नाम से जाने जाते हैं। तो पीटी ऊषा द्वारा जो है राष्ट्रीय समुद्र खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ किए हैं? नावी मुंबई में। कोई दिक्कत नहीं, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बता दीजिए आप लोग। बताइए आप लोग, बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? ये तो जानते हैं आप लोग कि 1931 का अधिवेशन जो हुआ था, उसका ने अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं याद है आप लोग को? पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? तो कराची में कर रहे थे। कराची में। कहाँ कर रहे थे? कराची में। उसी समय जो है कि महात्मा गांधी पर जो है महात्मा गांधी पर अटैक किया गया था। तो सोच रहा था सभी लोग कि महात्मा गांधी बूढ़ा बेकार है, क्योंकि उससे पहले जो है भगत सिंह को फांसी दिया गया था, ठीक ना। तो आप लोग बताइए कि महत्वपूर्ण वाक्य क्या है इसमें 1931 के? कोई नहीं जानते हैं। महत्वपूर्ण वाक्य है, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प को अपनाया गया है। क्या चीज? राष्ट्रीय आर्थिक संकल्प को अपनाया गया है। और बता दीजिए, और ये जो है चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों का उपयोग के खिलाफ संकल्प एक कैमा कांग्रेस का अधिवेशन का है? तो 1927 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1927 का कांग्रेस अधिवेशन एम.एन. अंसारी किए थे। कौन किए थे 1927 के? 1927 में अधिवेशन हुआ था एम.एन. अंसारी। कौन किए थे? एम.एन. अंसारी। ये अभी तक पूछा नहीं है, अभी तक एक बार भी पूछा नहीं है। इसको लिखल था इसलिए बता दें कि आपको हो सकता है मेसोपोटामिया एक पुरानी सभ्यता है, तो उससे जो रिलेटेड पूछ दे, इसीलिए हम बता दिए, ठीक ना। और आप लोग बताइए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में जो है इसका गठन किया गया था? बताइए तो आप लोग बताइए। नो आइडिया। तो ये वाला बता दीजिए, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए कांग्रेस का लक्ष्य रूप अपनाया गया था। यानी पूर्ण स्वराज में 1929 के अधिवेशन में, 1929 जो कि लाहौर में हुआ था, और लाहौर में इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पीटी नेहरू। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पीटी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। हाँ, 1931 में नारा दिए थे गांधी जी, डर से दिए थे।
क्या चीज, डर से दिए थे, क्योंकि उन पर जो है आरोप लग गया था वो क्योंकि भगत सिंह को बचाए नहीं थे फांसी पर से लटकने के लिए, ठीक ना। तो बताइए आप लोग जल्दी। तो 1938 ईस्वी में जानते हैं एक हरिपुरा आंदोलन हुआ था, हरिपुरा आंदोलन, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी में जो योजना समिति का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? योजना समिति का। एक और बताइएगा कि सबसे पहले एक गांव में जो हुआ था अधिवेशन हुआ था, गांव वाला अधिवेशन कौन हुआ था और इनके अध्यक्षता कौन किए थे? आप लोग बताइए। तो 1937 ईस्वी में एक फैजपुर अधिवेशन हुआ था। कौन हुआ था? फैजपुर अधिवेशन। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे फैजपुर अधिवेशन के? तो किए थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक गांव में अधिवेशन हुआ था। कुछ नहीं याद है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 1939 ईस्वी में भी सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरा अधिवेशन में भाग लिए थे। 1939 ईस्वी में त्रिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस भाग लिए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उसमें से कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिए थे सुभाष चंद्र बोस। और 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। सुभाष चंद्र बोस से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर जो कभी भी पूछ ले है बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में तो बता दीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट बताइए आप लोग, भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा करता है? कौन करता है? क्या उन करता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद कितना में है? कितना में है? कि महान्यायवादी 148 में, 76 में है। अच्छा, तो 148, हाँ 148 से लेकर के 148 से लेकर के 151 तक कौन है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। और जानते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है 148 में, तो इसको नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की तो नियुक्ति होती है, निर्वाचन तो होती नहीं है। नियुक्ति किसको कहते हैं? जो हम लोग वोट नहीं देते हैं, वो राष्ट्रपति चुनती है, उसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? नियुक्ति। तो इसका नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और बताइए इसको, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। और इनका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की जो है शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ भी कौन? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और एक बात ध्यान में दीजिएगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा केंद्र के लिए भी काम करती है, राज्य के लिए भी काम करती है। तो केंद्र में तो रिपोर्ट देगी किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन राज्य में रिपोर्ट किनको देती है? तो राज्य में रिपोर्ट किनको? राज्यपाल को देती है, ठीक ना। किसको देती है? देता है राज्यपाल को। और आप लोग कुछ बताइए, महाधिवक्ता, महान्यायवादी और संघ लोक। अब बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करें। अभी संघ लोक सेवा आयोग के नया अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार। ये अनुच्छेद कितना में है? 320 से लेकर के 323 तक है। अनुच्छेद कितना है? 320 से 323 तक है, देख लीजिए, ठीक ना। कितना है अनुच्छेद? 320 से लेके 315 से, हाँ 315 से 323 होगा। 315 से 323 तक है। और एक चीज और, संघ लोक सेवा आयोग के भी नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति ही करती है, ठीक ना। भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद कितना में आता है? अनुच्छेद 76 में आता है। राज्यपाल के लिए कितना अनुच्छेद में आता है बताइए? राज्यपाल के तो भी राज्यपाल का क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। और अनुच्छेद राज्य के लिए महाधिवक्ता होता है। और कौन सा अनुच्छेद है बताइए तो आप लोग? 165। अनुच्छेद कितना है? 165 है। और ये महान न्यायवादी और महाधिवक्ता का काम क्या चीज़ होता है जानते हैं? ये सरकार इसको सैलरी नहीं देते हैं।
तो इसको सैलरी कहाँ से, चूंकि सरकारी वकील है तो सरकार सैलरी क्यों नहीं देती है? क्योंकि ये सैलरी अपने से लेवे नहीं करता है, सरकार से सैलरी नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है जानते हैं? सरकार से सैलरी कि अगर जो सरकार से सैलरी लेगा ना तो सिर्फ सरकारे का केस लड़ सकता है, दूसरा का केस ही लड़िए नहीं सकता है। इसीलिए तो उतना फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार देगा तो लाख रुपया का महीना। हाँ, तो संघ लोक सेवा अनुच्छेद 315 से 323 है, सही है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताइए आप लोग। देखिए, हाल ही में किस खेल संस्था पर लगाया गया निलंबन खेल मंत्रालय ने वापस ले लिया, जिससे उसकी NSF स्थिति बहाल हो गई? बताइए। आप लोग एक बात बताते हैं, ब्रिजभूषण के नाम सुने हैं? हाँ, तो उन पर जो है क्या चीज का आरोप लगा था? यौन शोषण का आरोप लगाया था। तो वही मंत्रालय जो है यौन शोषण का उनसे आरोप लगाया था, लेकिन फिर उसके बाद उनको जो है मंत्रालय मिल गया था। वो किस खेल से संबंधित था? वो जो कुश्ती से था। किससे था? भारतीय कुश्ती महासंघ। इससे तो याद रहेगा बढ़िया से, ब्रिजभूषण पर लगा था। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आप लोग बताइए। बताइए, कनौज में त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष चल, कौन जो थे उस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिए थे? देखिए, एक चीज आप लोग को बता देते हैं। दक्षिण भारत में कुछ, एक मिनट सुनिए ना, वो बताते हैं, एक मिनट सुन लीजिए ना, हल्ला का हल कर रहे हैं। देखिए, तो इसमें से ना दक्षिण भारत से कुछ छोटा छोटा राजा के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जाएगा आपको पाल शासक के बारे में, चोल शासक के बारे में, गुज्जर के प्रतिहार के शासक के बारे में, उसके बाद आपको पूछ देगा राष्ट्रकूट के बारे में, राष्ट्रकूट के बारे में। एक शासक और है, एक और को क्या चीज़ पूछता है? दक्षिण भारत आएगा या तो ध्यान में बताएंगे। ये 4-5 गो से ज़्यादा, 5 गो एक और है, कौन है? पल्लव वंश। कौन है? पल्लव वंश। इतना से ज़्यादा जो है ना, आज तक नहीं देखे होंगे कि दक्षिण भारत के राजाओं से क्वेश्चन पूछा है। ठीक ना। अब बताइए, पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश के। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। कौन है? कल भी बताए थे आप लोग को, आधे नहीं करते हैं। विजयालय। बताइए, गुज्जर का प्रतिहार का संस्थापक कौन है? अरे वाह, टाइट कैसे बोले? हाँ, ठीक है। चलिए, अब बोलिए, अब आवाज आने लगा होगा। ठीक ना। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, चोल वंश के विजयालय, गुज्जर के प्रतिहार के नागभट्ट, और राष्ट्रकूट का कौन है? दंती दुर्ग। पल्लव वंश के संस्थापक बताइए, कमेंट में आप लोग बताइए। देखिए, सबसे चोल वंश के संस्थापक आप लोग को बता रहे हैं। या कहियो तो अपने से बताइए। सिंह विष्णु। ठीक है, सिंह विष्णु। क्या चीज? सिंह विष्णु। इतना से ज्यादा आज तक नहीं पूछा। ठीक ना। और बता देते, कन्नौज में जो त्रिपक्षीय जो चल रहा था ना युद्ध,
इसमें जो है कौन कौन भाग लिया था? पाल वंश भी भाग लिया था, गुज्जर का प्रतिहार और राष्ट्रकूट भी भाग लिया था, लेकिन चोल वंश भाग नहीं लिया था। कौन भाग नहीं लिया था? चोल वंश भाग नहीं लिया था। और चोल वंश के महान महान शासक भी हैं। महेंद्र वर्मन के नाम सुने हैं, राजा राज प्रथम के नाम सुने हैं, जो श्रीलंका पर ऐसी श्रीलंका के राजा को उठा के लेके चलाए थे भारत में, वो थे राजा राज प्रथम। तो उस चोल वंश सिर्फ भाग नहीं लिए थे और बाकी जो है 3 को भाग लिए थे, पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर का प्रतिहार। ये तीनों देगा। पल्लव भी वो देगा। तो पल्लव जान लीजिए कि वो बाद में सबसे आया था पल्लव वंश, तो उसको पल्लव को तो हटा दीजिए, इसको याद कर रहे हैं। चोल जो है, चोल से तो दिमाग में बैठ रहा होगा, चोल 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 कहते होंगे, तो मेरा रंग दे बसंती चोला, तो वो जो है चोला, वो भाग नहीं लिया था। चोला इस वन युद्ध में भाग नहीं लेता है, ठीक ना? हाँ, चोला चोली भाग नहीं लेता है। बताइए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? पहले बताइए, विश्व दूरसंचार दिवस और भारत राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। और भारत भी दूरसंचार में जो है शामिल हुआ था। कब हुआ था? तो भारत जो है 1950 ईस्वी में शामिल इसमें हो गया था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में शामिल हुआ था। और बताइए आप लोग, तो इसका जो है महासचिव कौन है? तो डोरेन बोगडान मार्टिन जो है इनका वर्तमान में महासचिव है। तो ये पूछ देगा दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो कब मनाते हैं आप लोग? 17 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 17 मई को मनाते हैं। और कुछ? और इसमें जो है, अगर जो ये आपसे पूछ दे ना कि दूरसंचार जो संघ है उसमें नया सदस्य को भाग लिया, नया सदस्य भी इसमें जुड़ा है, और नया सदस्य के रूप में कौन जुड़ा है? तो सूडान जुड़ा है। कौन जुड़ा है? सूडान जो है 2011 में जुड़ा है। उसके बाद इसमें कोई जुड़ा अभी तक नहीं है, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें यही पूछ देगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का वर्तमान महासचिव ये पूछ देगा मार्टिन है। और दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं? तो 17 मई के मनाते हैं। 1950 ये वाला भी पूछेगा नहीं। जानकारी के लिए थोड़ा सा दे दिए थे, अगर जो पूछ दे तो क्या कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को नाम से जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान किस देश के हैं जानते हैं? नहीं जानते हैं। पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। और जानते हैं आप लोग एगो बात कि मात्र 2 ही ऐसा विदेशी है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एगो है खान अब्दुल गफ्फार खान को, एगो अफ्रीका के गांधी जिन्हें कहा जाता है। अफ्रीका का गांधी किन्हें कहा जाता है? अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। नेल्सन मंडेला। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गांधी जी के गुरु हैं। गांधी जी के गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु हैं। और बताइए आप लोग, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं किए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का। रविंद्रनाथ टैगोर तो जानवे करते हैं कि इनको नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इन्हीं को सम्मानित किया गया भारत में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ बता दिए हैं, अब बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और कुछ? और बताइए। हाँ, एगो मुख्य संगठन था खान अब्दुल गफ्फार खान को, एक मुख्य संगठन खुदाई का खिदमतगार क्या चीज है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। खुदाई का खिदमतगार। इस वन अच्छा क्वेश्चन सेट मारते हैं तो इस वन क्वेश्चन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो आप लोग जवाब दे काहे नहीं रहे? हमरा ये पता चल रहा है क्या जितना भी बैठे हुए हैं सब मूर्तिनियन बैठल है, कोई जवाब कुछ बढ़िया से दे पा नहीं रहे। इतना इजी क्वेश्चन ले ले हैं। नजर लगा देगा। एजा कोई डाइन नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब बिहारे पुलिस बैठल है। बताइए एक चीज आओ,
शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदान इलाकों में दिशाओं में चक्रवात संबंधित विक्षोभ का अंतर्वाह होगा। कौन सा विक्षोभ जो शीतकालीन में जो बारिश होती है ना, वो बारिश कहाँ से आती है बताइए तो आप लोग। ये हो गया भारत, पूरब से आएगा, पूरब बंगाल के खाड़ी दने होता है, तो ये उठता है इधर से पश्चिम से उठता है और उत्तर पश्चिम की ओर जाता है। और देखते होंगे कि ठंडी के मौसम में भी बारिश हो जाता है। बिहार में होता है ना ठंडी के मौसम में बारिश। और एक क्वेश्चन और बता दीजिए। हाँ, सरस्वती पूजा में हो जाता है बारिश। और एक क्वेश्चन, तो ये कहाँ होता है? पश्चिम और उत्तर पश्चिम में। कहाँ? पश्चिम और अरे इसको इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, तो उठेगा चक्रवात कहाँ से? पश्चिम से उठेगा और पूरब की ओर जाएगा। हाँ, इसको लौटता हुआ मानसून भी इसी को बोलते हैं। और बताइए, लौट जाता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून सबसे पहले वर्षा किस राज्य में होती है बताइए तो? तमिलनाडु में सर। कि एने से जाएगा ना सर हवा उठ के, तो यहाँ टकराता है, उसके बाद यहाँ तमिलनाडु में बारिश होता है, उसके बाद इधर से तो मानसून लौटेगा, तो सबसे पहले यहीं बारिश होता है। कोई दिक्कत? जाने से भी आने से भी, ठीक ना। नेक्स्ट, केरल एजा नज़दीक में है तो केरल में होगा। जाने और आने दोनों समय में होता है। कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक ना। प्रसिद्ध पुस्तक कुल्ली भाट के रचयिता कौन है बताइए? कुल्ली भाट के रचयिता, ये हाल फिलहाल कोई कोचिंग का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया था, सिविल कोर्ट वाला में, सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था कुल्ली भाट का रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है कुल्ली भाट के रचयिता है। किनके हैं? कुल्ली भाट के। अब बताइए, हर्षवर्धन के बताइए कौन कौन सी रचना है बताइए? हर्षवर्धन की रचना नहीं जानते? ढेर है तो कागो भी बता दीजिए। रत्नावली इम्पोर्टेंट है कि नहीं? हाँ, वो तो दूसरा के बाण भट्ट। और बताइए, रत्नावली हो गया। मुंशी प्रेमचंद के तो जानते हैं, मंगलसूत्र, गोदान, गबन, पंच परमेश्वर, ढेर मनी है। राम वृक्ष बेनीपुरी का बताइए। गेहूं और गुलाब, लाल तारा, सीता की माँ, किनकी रचना है? इम्पोर्टेंट है, ये वाला याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। गेहूं और गुलाब 10वां में पूछता है। 10वां के एग्जाम देते हैं ना, तो गेहूं और गुलाब पूछता है। हाँ, गेहूं और गुलाब पूछता है। और लाल तारा, सीता की माँ, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, हम कुछ हैं जो नहीं भी लिखते हैं, क्या है कि कोढ़ी पनाय आ गया है, ठीक ना। तो कोढ़ी पनाय आ गया है, तो इसीलिए बता देते हैं कि अपने से लिखिएगा। बताइए एक चीज़, आप निम्नलिखित में से किस संशोधन भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब बताइए, पहले संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य एक भी था नहीं, तो मौलिक कर्तव्य कईवां संविधान संशोधन में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, 42वां, उसमें जो है 10 गो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कई गो? 10 गो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और 10 मौलिक कर्तव्य को ना, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है जानते हैं? देखिए तो, मौलिक कर्तव्य देख लीजिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया। तो बताइए, 10 गो तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और 10 मौलिक कर्तव्य न किस समिति के तहत जो है ये गठन किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के तहत, स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो है, स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो है इसको जोड़ा गया था 10 गो के। तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है जानते हैं? यानी शिक्षा से रिलेटेड है। निःशुल्क शिक्षा किसको देंगे हम? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है हम लोग निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। तो क्या 86वां संविधान संशोधन के तहत? कोई दिक्कत?
नहीं ना, और बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट रहता तो जरूर बता देते। ये बताइए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश सत्यार्थी को तो नोबेल पुरस्कार मिला है, ये तो जानते हैं आप लोग। शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में शांति का पुरस्कार मिला है? तो नोबेल पुरस्कार मिला है, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी जो हैं, कैलाश सत्यार्थी कौन सा पुस्तक लिखे हैं? तो दिया सलाई लिखे हैं। कौन लिखे हैं? दिया सलाई। दिया सलाई किनकी रचना है? कैलाश सत्यार्थी के। और दिया सलाई में क्या क्या चीज़ का वर्णन किए जाने? इनके आत्मकथा का वर्णन है दिया सलाई में। और बता देते हैं कि इसमें क्या चीज़ बोला गया था ना, युवा और बच्चे के बारे में। युवा और बच्चे को जो अभी जो शोषण हो रहा है, जैसे कि मम्मी पापा तो शोषण कर रहे हैं अभी बच्चा को, अब बच्चा को इच्छा क्या चीज़ करने का? खेलने का। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? ज़बरदस्ती पढ़ो। तो इसी के खिलाफ थे और ये शांति लाना चाहते थे कैलाश सत्यार्थी, इसलिए इन्हें अपनी आत्मकथा में दिया और सलाई। दिया किनको कहे हैं? बच्चा को, जो सलाई जला देता है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से किस आयोग के सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? जवाब दीजिए आप लोग। क्या चीज? हिल्टन आयोग। ठीक, बहुत बढ़िया। हिल्टन आयोग। किस आयोग? हिल्टन आयोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक ना। और बताइए, आरबीआई की स्थापना कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी को। बता दीजिए, इसका पहला गवर्नर कौन है? पहला गवर्नर सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख। बताइए, वर्तमान गवर्नर कौन है? सचिन, वर्तमान गवर्नर कौन है? जी बताइए आप लोग। कुछ दिन पहले देखे थे, पढ़ रहे थे। संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। इससे पहले थे शक्तिकांत दास, वो सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं। ठीक ना। तो बता दीजिए, ये जो है ना 10 बार टिक लगाए हैं ना, नहीं पूछेगा ना एक शिफ्ट में, कोई शिफ्ट में तब फिर आके हमरा कह दीजिएगा। ठीक ना, 100% पूछेगा। नहीं पूछेगा तो आए दिन के बाद पढ़ना बंद, पढ़ने, हाँ साफे पढ़ने बंद कर देना है, नहीं पूछेगा तो। ठीक ना। और बताइएगा आप लोग कुछ इसके बारे में। हाँ बताइए, 1 रुपया के नोट कौन जारी करता है? 1 रुपया के जो नोट है ना, ये ध्यान में रखिएगा। 1 रुपया का नोट ये भी पूछेगा, 100% पूछेगा। 1 रुपया का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्री जारी करता है। भारत सरकार के वित्त मंत्री जारी करता है, वित्त मंत्री। इसको 1 रुपया के नोट को अगर जो हम छोड़ा दे तो बाकी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। तो इसीलिए 1 रुपया के नोट हम वित्त मंत्री लिखा दिए थे कि इसको छोड़ा के अगर जो आगे कोई पूछ दिया तो उसको क्या चीज मार देना है? आरबीआई। कौन जारी करता है? आरबीआई। ठीक ना। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आज तक बिहार पुलिस के जब प्रीवियस ईयर उठाइएगा ना, तो हर बार ये क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं कि एक बार पूछा है। और नहीं पूछा है तो बहुत बढ़िया बात है। बताइए आप लोग, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है भाई? बताइए आप लोग। देखिए, करेंट है पूछेगा, 100% पूछेगा। इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। अभी जो है ना ये कबड्डी विश्व कप जो है ना, इसका ये दूसरा संस्करण है। कैमा संस्करण है? दूसरा संस्करण। पहला संस्करण जो हुआ था 2019 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? और ये मलेशिया में हुआ था, मलेशिया में। और एशिया के बाहर पूछ दे कि एशिया का बाहर एशिया के बाहर पहला विश्व कबड्डी 2025 में कहाँ खेला जा रहा है? तो पहला बार एशिया के बाहर खेला जा रहा है, इंग्लैंड में खेला जा रहा है। इससे पहले एक बार हुआ है जो कि हुआ था मलेशिया में 2019 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं पूछेगा, उसके बाद हमरा कह दीजिएगा। समझ में आ गया नहीं? बताइए आप लोग।
बुक बहुते पूछता है, तो बुक बहुते पूछता है तो आप लोग भी याद कर लीजिए बहुते। बताइए हरिश्चंद्र काव्य, हरिश्चंद्र के बारे में तो सब जानते हैं कि बहुत बड़ा दानी व्यक्ति थे, अपना बेटा को भी दान दे दिए थे। तो हरि दे बताइए निम्नलिखित में से किसने काव्य कृति हरिश्चंद्र काव्य का रचना किया है? तो राघवनक। कौन किए हैं? राघवनक। ये भी फेमस चल रहा है पुस्तक में। और इन्होंने एक और रचना किए हैं, राघवनक जो है एक और रचना किए हैं, सिद्ध रामचरित्र। सिद्ध रामचरित्र कौन किए हैं? सिद्ध रामचरित्र। बताइए अमीर खुसरू के बारे में, अमीर खुसरू कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं? नूर सिपहर कौन लिखे हैं? बस कोई नहीं, बताइए आप लोग जल्दी। नूर सिपहर यही लिखे हैं, नूर सिपहर। सिपहर इतना बार पूछा है, इतना बार पूछा है। पहेलियां, पहेलियां ये भी यही लिखे हैं, बहुते बार पूछा है। ये टिक्कन पूछिएगा क्या चीज़ है, तो ये जो आंध्र महाभारत, आंध्र महाभारत है, मतलब आंध्र प्रदेश में जो महाभारत की रचना हुआ था ना, उसको हम लोग टिक्कन कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? टिक्कन कहते हैं। ये पूछेगा ना, इसलिए उसको फोकस नहीं कीजिए। जहाँ फोकस ये बताइए तो नहीं पूछेगा तो हमरा कहिएगा। देखे में लग नहीं रहा है कि बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी, भारत में तो कृषि में बेरोजगारी पाया जा रहा है। अब कौन बेरोजगारी पाया जा रहा है बताइए? प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जा रहा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या चीज कहते हैं जानते हैं? मौसमी बेरोजगारी के कहते हैं। क्यों कहते हैं देखिए बताते हैं। क्या है कि हम लोग फसल बोते हैं, फसल बोते हैं और फसल की कटाई करते हैं। कभी होता है कि फसल खराब हो गई, कभी उभी नहीं हुआ। कुछ समय जैसे कि 2 फसल हम लोग किए, बाकी महीना में क्या चीज़ करते हैं? बैठल रह जाते हैं, कोई काम नहीं मिलता है, उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। खुले बेरोजगारी किसको कहते हैं जानते हैं? खुली बेरोजगारी, जैसे कि हमारे पास तो जनसंख्या बहुत सारी है भारत में, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, काम के तलाश में युवा बैठा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? खुली बेरोजगारी, खुलेआम बेरोजगारी है। अब भाई भारत में खुलेआम बेरोजगारी है, 5,000 में भी लोग कमाने के लिए भी तैयार हैं, जिसमें कि 5,000 में पेट्रोल खर्चा भी नहीं निकले। अमित जो है 20 रुपया में काम कर रहे हैं अभी। चक्रीय बेरोजगारी बचाइए। चक्रीय बेरोजगारी किसको कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी उसको कहते हैं ना, जैसे कि समय समय पर काम मिलता है, फिर समय समय पर काम खत्म हो जाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी किसको कहते हैं? हाँ, घिसिट पिसिट के होता है, जैसे कि आज मिला काम, फिर काम में नहीं मिल रहा, फिर बिहान काम मिला। जैसे ठेकेदार के थ्रू काम करता है, तो ठेकेदार आई ठीक बिल्डिंग के ठेका ले लिया, तो भाई ठीक है काम मिला, और फिर बिहान कहा कि काम नहीं है तो फिर बैठल रहिए। तो घिसते पिसते जो काम मिलता है उसको घृष्णात्मक बेरोजगारी कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक ना? नेक्स्ट बता दीजिए आप लोग। बताइए 1156 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जैसलमेर दुर्ग कहाँ है बताइए तो आप लोग। जैसलमेर दुर्ग है राजस्थान में। ओहो, सो नाइस, गुड आंसर। बताइए क्या चीज़ है? 1156 ईस्वी में जो जैसलमेर दुर्ग का निर्माण हुआ था, रावल जैसल किए थे। कौन किए थे? रावल जैसल किए थे। कौन किए थे? रावल जैसल। और बता दीजिए पृथ्वीराज चौहान, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1100 कब हुआ था? 91 में। 1191 में जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। हारा कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है, पृथ्वीराज चौहान जो है ना, इतना बढ़िया आदमी थे, इतना बढ़िया आदमी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे?
क्योंकि मोहम्मद गौरी के ना पृथ्वीराज चौहान 16 बार हराए थे और ये चाहते तो कभी भी मोहम्मद गौरी को मार देते, लेकिन इसको मारे नहीं। क्या चीज मारे नहीं, काहे नहीं मारे कि इसको नहीं माफ कर देते थे इसको। और उसके बाद जो है कि जो मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान के सेटिंग दे दिया कौन, जयचंद। जयचंद, जयचंद के बेटी के क्या नाम था, जयचंद के बेटी के नाम बता दीजिए आप लोग। नहीं नहीं हेला नहीं नाम था। पृथ्वीराज चौहान अक्षय कुमार के मूवी देखे हैं ना, और इनका प्रथम युद्ध में जीत गए थे और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जानते हैं कब, 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। क्या चीज़, मोहम्मद गौरी जीत गया था और उसी में जो है पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे, मर गए थे, इनको मार दिया गया था। उसके बाद आप लोग बता दीजिए एक बात, इनका एक पृथ्वीराज चौहान जो है ना, इनका एक जो था प्रधानमंत्री कभी भी था, वो कौन था, चंद्रबरदाई। कौन था, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। और बता दीजिए चंद्रबरदाई की एक रचना है, कौन सी रचना है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो कौन लिखे हैं, तो चंद्रबरदाई लिखे हैं। और पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, वो इतना तो जो थे ना तीर चलावे में निपुण कि वो शब्द भेदी बाण भी चलाना जानते थे। शब्द भेदी बाण जानते हैं, उनको अगर जो आंख बंद कर दिया जाए और आवाज़ से वो तीर चला देते थे। इसीलिए जब इनको मोहम्मद गौरी फिल्म में दिखाया गया ऐसा। अक्षय कुमार के आप पृथ्वीराज चौहान अगर जो मूवी देखिएगा ना, तो उसमें ये जो दिखाया गया है कि दोनों आँख जो है पृथ्वीराज चौहान के फोड़ दिया गया था, और दोनों आँख फोड़ देला के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर रहा था। तो इनका जो कवि थे, प्रधानमंत्री जो थे पृथ्वीराज चौहान के, चंद्रबरदाई, उन्होंने कहा था, क्या चीज़ कहा था, 4 बांस अंगुल अष्टप्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है चूकना मत चौहान। तो और तो वही था, एकदम नाप लिया था कि 4 बांस 4 अंगुल अष्टप्रमाण, उतना दूर पर जो था एगो सुल्तान बैठा हुआ था जो ये युद्धवा करवा रहा था, उसको और पृथ्वीराज चौहान ने शब्द से ही मार दिए थे। हाँ, तो ये शब्द भेदी बाण भी चलाना जानते थे कौन, पृथ्वीराज चौहान। उनकर बेटी के की नाम है, संयोगिता से प्यार करते थे। जयचंद के बेटी थी संयोगिता, वो नहीं चाहते, एक बार घोड़ा पर भगा के लेके भाग गए थे। और संयोगी कुछ नाम था जयचंद के बेटी के, संयोगिता भी प्यार करती थी। हाँ, पृथ्वीराज चंद्रबरदाई, प्रधानमंत्री से प्यार होता है, प्यार राजा से होता है। प्यार करने के लिए राजा बनना पड़ेगा, मंत्री से काम नहीं चलेगा। प्यार करने के लिए राजा होना चाहिए, अंतो फिर तो डरम धैले है। नेक्स्ट बताइए आप लोग, विवेकानंद का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य बता दीजिए आप लोग, किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में है, और अनुच्छेद की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 51 के ए में है। अभी बताए थे मौलिक कर्तव्य अभी भारत में टोटल कितना है, तो भारत में मौलिक अभी न बताए थे 11 को मौलिक कर्तव्य है, जिसमें कि 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में। कोई दिक्कत? भाग 1 तो जानबे करते हैं, संघ और राज्य से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। भाग 4 जानते हैं, नीति निर्देशक तत्व से है, जो 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। और भाग 3 तो जानबे करते हैं, भाग 3 क्या चीज़ है? मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, जिसको मूल अधिकार भी कहते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताइए आप लोग, राजनीति, अर्थशास्त्र, सैन्य राजनीति, राज्य कार्य, सामाजिक संगठन पर एक भारतीय ग्रंथ जिसका श्रेय कौटिल्य को जाता है। कौटिल्य कौन सी लिखे हैं? अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र कौटिल्य किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अब अर्थशास्त्र, अब बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त।
सही बोले कि गलती? विष्णुगुप्त। और कौन है? चाणक्य। चाणक्य। अगर जो आपसे पूछ दे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य भी बताइएगा, विष्णुगुप्त भी बताइएगा, चाणक्य भी बताइएगा। क्या है कि तीनों एक के आदमी के नाम है, ठीक ना? तीनों एक के आदमी के नाम है। और बता दीजिए मनुस्मृति की रचना कौन थे? मनु किए थे। मनु किए थे। यह एक धार्मिक ग्रंथ था और राजनीतिक से भी रिलेटेड था, ठीक ना? पंच सिद्धांतिका कौन लिखे हैं बताइए? पंच सिद्धांतिका कौन लिखे हैं बताइए? ब्राहिमीर के नाम सुने हैं? ब्राहिमीर। ब्राहिमीर। ब्राहिमीर पंच सिद्धांतिका लिखे हैं। नाट्य शास्त्र का रचना कौन किए हैं? नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि। कौन किए हैं? भरत मुनि। भरत मुनि। देखिए आप लोग को कितना किताब के नाम बता रहे हैं, बहुत किताब के नाम बता रहे हैं। आप लोग को खाली एक बार रिवीजन करना है, ठीक ना? एक बताइए कि ये वाला जो है कौन एग्जाम में क्वेश्चन ही जो है नहीं पूछा गया था? सब एग्जाम में पूछा गया था। एक आगो जो है एग्जाम में नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, तो वो भी उठा के बता दीजिएगा। अब बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे यह, एक और आए थे मेगास्थनीज। किसके? घनानंद। हाँ, घनानंद के दरबार में आए थे। इनके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, घनानंद के दरबार। अब बताइए मेगास्थनीज के दरबार में एगो आए थे, कौन आए थे? सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के एगो पुस्तक के नाम बताइएगा? इंडिका। इंडिका। ये जो मेगास्थनीज जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के गिफ्ट में मिले थे। क्या है? कहा है कि जो था ना यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर, वो आया था भारत में युद्ध करने के लिए और चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें हरा दिए थे। तो उन्होंने सोचे कि अरे भाई तो हमरों से बड़ी शक्तिशाली है, तो इनको गिफ्ट दोस्तियाना करना चाहिए। एक मिनट, दोस्तियाना करना चाहिए। तो दोस्तियाना के बदल सोचे कि नहीं, अब क्या होना चाहिए कि रिश्ता भी बन जाना चाहिए। तो ये अपन बेटी जो थी ना हेलिना, उससे बियाह करवा दिए थे किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ये थे भारत के शासक, समझे ना? भारत के शासक ऐसा थे। ये वाला बता दीजिए आप लोग, ये भी तो क्वेश्चन पूछवे करता है। बताइए किलेबंदी के लिए निम्नलिखित में के किस हड़प्पा स्थल पत्थर का व्यापक उपयोग किया जाता है? किलाबंदी के लिए बताइए, किलाबंदी का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलागिरा से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलागिरा से मिला है। धौलागिरा किस राज्य में है जानते हैं आप लोग? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। राखीगढ़ कहाँ है? राखीगढ़ कहाँ है बताइए आप लोग? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। कहिए ना कि हमारे बिहार पुलिस के एग्जाम में आई। बताइए और बताइएगा आप लोग, राखीगढ़ से क्या क्या चीज मिला था? मानव कंकाल यहीं से मिला है। मानव कंकाल। मानव कंकाल कहाँ से मिला है? राखीगढ़ से। ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो राखीगढ़ से ही मिला है। और किलेबंदी का प्रमाण धौलागिरा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में है। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान में है। अब बताइए कालीबंगा से क्या क्या चीज का प्रमाण मिला था? बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया। जूते हुए खेत का प्रमाण। जूते हुए खेत। जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था। अग्निवेदिका। अग्निवेदिका। अग्निवेदिका बीपीएससी में अभी पूछा था कि अग्निवेदिका का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो कहाँ से मिला था? मोहनजोदाड़ो से बता दीजिए। मोहनजोदाड़ो से तो बहुत सा प्रमाण मिला। जल निकासी का व्यवस्था जिसको नाली कहते हैं, सुसज्जित रोड, सुसज्जित घर, उसके बाद स्नाना, सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा अन्नागार, नाचती हुई कासे की लड़की की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, सब कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है।
ठीक है, ठीक ठीक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बताइए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता नहीं है जल्दी, लेकिन अगर जो है पूर्वी भारतीय से तो इसको तो याद कर लेना चाहिए हम लोग को। बताइए आप लोग, श्री गोविंद जी मंदिर और सकेता टीला दिए गए राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? बताइए कौन सा राज्य में स्थित है? आय कहाँ होगा? मणिपुर में। कहाँ होगा? मणिपुर में। मणिपुर में। बताइए, यह एक पुस्तक आओ मिल गया जो कि एगो में नहीं पूछेगा, अगर तहमरा कर दीजिएगा। कोई शिफ्ट में एगो 100% पूछेगा, और नहीं पूछा तो आके फिर पढ़ना छोड़ दीजिएगा। काहे कि आपका किस पढ़ाना कैसे छोड़ देंगे? आएगा काहे नहीं? आएगा काहे नहीं? नई दिल्ली में विमोचन पुस्तक बिहार से अंग्रेजी कविता, बिहार से अंग्रेजी कविता संपादन किसने किए हैं? तो बिहार से रिलेटेड है, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं पूछेगा। काहे कि यह जो है कब हुआ था? 2024 में आया था, इसका विमोचन हुआ था। और इसका विमोचन, इसका लेखक कौन है, संपादन किसने किए थे? तो प्रोफेसर राम भगवान सिंह। कौन किए थे? राम भगवान सिंह किए थे। प्रोफेसर कौन किए थे? राम भगवान सिंह। नेक्स्ट बता दीजिए आप लोग, बताइए आप लोग, ढेर टाइम हो गया नहीं। बताइए आप, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहले 2 स्नातकों में से एक बने? कोलकाता विश्वविद्यालय में से है ना, जो एरा में से कौन है जो दू गो स्नातक पास किए थे? उसमें से दूसरा नंबर पर तो एरा में देल है, पहला नंबर वाला देल नहीं है। तो एगो पास किए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसको हम बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं, ठीक ना। आनंद मठ के इन्होंने रचना किए थे। क्या चीज़ के? आनंद मठ। आनंद मठ के रचना कौन किए हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ से क्या चीज लिया गया? भारत का राष्ट्रीय गान कौन है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम का पूछ देगा, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया है। आनंद मठ के रचना कौन किए हैं? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किए हैं, कोई दिक्कत। और जोधनाथ बोस, जोधनाथ बोस, जोधनाथ बोस, जोधनाथ बोस जो थे ना, जोधनाथ बोस, इन्होंने जो थे पहला ही स्नातक पास करने वाले थे। दूसरा कौन किए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कादाम्बिनी गांगुली प्रथम महिला जो थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक पास की थी। कोई दिक्कत? पूछा है कि क्वेश्चन कादाम्बिनी गांगुली से कि नहीं? हाँ सर, पूछा हुआ है ना। विविध में रहेगा काहे नहीं? और नहीं रहेगा तो कहाँ से रहेगा? बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राजा अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म अपनाए लिए थे? कौन अपनाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म अपना करके संलेखना विधि से अपना प्राण को त्यागे थे। कौन विधि से? संलेखना विधि से। संलेखना विधि। कौन विधि से? संलेखना विधि से। संलेखना विधि में जानते हैं क्या चीज होता है? भूखे प्यासे रह करके ये अपना प्राण को त्याग दिए थे। क्या चीज कर दिए थे? भूखे प्यास। बिंदुसार के नाम सुने हैं? कौन थे? अशोक के पापा। कौन थे? अशोक के पापा, सम्राट अशोक के पापा थे। और सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? बेटा। अब देखिए इनके समाज में क्या हुआ। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और बताइए, या कुणाल जो थे जानते हैं कौन है? सम्राट अशोक के बेटा। कुणाल कौन है? सम्राट अशोक के बेटा। बेटी संघमित्रा है, एगो और बेटा है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन और संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक कहाँ भेजे थे? श्रीलंका। एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि सम्राट अशोक के नया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किन को भेजे थे? संघमित्रा और महेंद्र वर्मन को, ठीक ना। और बता दीजिए अशोक किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को। और बताइए बिंदुसार किस धर्म को मानते थे? किस संप्रदाय को? अजीबक संप्रदाय को मानते थे। कौन? अजीबक संप्रदाय। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मैथिली गोसाल। मैथिली गोसाल।
गौशाल कौन है? मैथिली गौशाल। कोई दिक्कत नहीं? और कुछ नहीं? और कुछ बता दीजिए। ये वाला क्वेश्चन बताइए। चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने नालंदा में धर्म ग्रंथियों को अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी के बीच भारत में अपनी 17 साल की लंबी यात्रा किया थे। कौन किए थे? हेनसांग। हेनसांग की एक रचना है सी यू की, बहुत बार पूछा है। सी यू की किन की रचना है? हेनसांग की। सी यू की किन की रचना है? हेनसांग की। और किन के शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन। और बताइए अलबरूनी किन के? अलबरूनी कौन थे? अलबरूनी के कौन लाया था? अलबरूनी कौन है? कोई नहीं बताइएगा। ये मोहम्मद गजनबी के दरबारी कवि थे। कौन थे? मोहम्मद गजनबी के दरबारी कवि। और किताब उल हिंद की रचना किए हैं। किताब उल हिंद, लेकिन फेमस याद कीजिए। किताब उल हिंद की रचना कौन किए थे? फहियान किन के दरबार में? ये भी चीनी यात्री थे। फहियान कौन? चीनी यात्री। किनके दरबार में आए थे बताइए? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और फहियान के भी वो रचना के नाम आप लोग बता दीजिए। फहियान भी वो किताब लिखे हैं, बताइए आप लोग। मेगास्थनीज तो अभी बताए थे। इंडिका में पटना को क्या कहा गया था? पोलीब्रोथा। पटना का नाम था क्या चीज? पोलीब्रोथा। बता दीजिए। बताइए श्रम सुविधा पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया था? श्रम सुविधा पोर्टल ऐसे मार दीजिएगा अंदाजू, दिक्कत नहीं है। काहे कि क्वेश्चन एक बार पूछ लिया है। 2014 में मोदी जी आए थे भारत में प्रधानमंत्री बने थे, तो इन्होंने श्रम पोर्टल लागू किया था। क्यों किया था जानते हैं? ये भारत में मजदूर के लिए लागू किए थे कि अगर जो कुछ भी दिक्कत होगा मजदूर के, तो इस माध्यम से जो है समझाया जाएगा। ठीक ना? तो समझाए नहीं, ऐसा बात करते हैं कि बहुत समझाएं, 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, सब तो समझेबे किए हम। बताइए, समझा तो देवे न किए हैं। अब बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष 1986 में पद्म विभूषण किसे? बताइए निम्नलिखित में से किसे 1986 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? जिन्होंने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छोड़े मोहे देवदास फिल्म के वो गाना है, उसका कोरियोग्राफी किए थे। और बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल के कोरियोग्राफी किए थे। वो कौन थे जो किए थे? पंडित बिरजू महाराज। हाँ, पंडित बिरजू महाराज किए थे। और ये किस नृत्य से संबंधित थे? कथक। कथकली नहीं सर, कथक से। कथक जो है यूपी का है। और ये जो बिरजू महाराज पूछ देगा किस घराना से हैं, तो यह लखनऊ घराने से हैं। किस घराने से हैं? लखनऊ घराने से हैं। और बता दीजिए केलुचरण महापात्र कहाँ के हैं? बताइए तो। ये भी एक कोरियोग्राफर है। और कौन सा डांस नृत्य करते हैं? बताइए केलुचरण महापात्र। उड़िया के कोरियोग्राफर हैं। उड़िया नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य कै गो बताए थे? 8 गो। 8 गो में शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है? भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक यूपी, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी तमिलनाडु, मणिपुर उड़िया आंध्र प्रदेश तो बोले, तमिलनाडु बोल दिया। अच्छा सॉरी, गलती हो गया। आंध्र कुचिपुड़ी, काहे कि कच्चा पूड़ी कौन खाता है? तो आंध्र आदमी खाता है। और मणिपुर उड़िया उड़ीसा। और एगो क्या चीज़ है? सतरिया असम।
ठीक ना। तो 8 केलू चरण महापात्र क्या थे? उड़िया के नर्तक। विपिन सिंह बताइए, ये भी कोरियोग्राफर है। विपिन सिंह कहाँ के कोरियोग्राफर है? किस नृत्य का? मणिपुरी के हैं। कहाँ के हैं? मणिपुरी। और बता दीजिए, भारतनाट्यम के कल बताए थे, जो बहुत जब बार पूछता है भारतनाट्यम के, एक कोरियोग्राफर के बात बताइए। भारतनाट्यम, रुक्मिणी देवी अरुणडाला, रुक्मणी देवी अरुणडाला, ये जानते हैं? ये एसएससी के एग्जाम में 4-5 बार पूछ दिया है। एसएससी के एग्जाम में ना रुक्मिणी देवी अरुणडाला किस नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम से। ये अभी तक 4-5 बार पूछ चुका है। ठीक ना। ई वाला जो है ना, एक बार और पूछा है, एक बिहार दरोगा में पूछा है बिरजू महाराज कि इसका यही पूछा था सेम क्वेश्चन। बाजीराव मस्तानी के और फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत का है छोड़े मोहे के कोरियोग्राफी कौन किए थे? तो पंडित बिरजू महाराज। ये एक बार और पूछा गया था, एकदम सेम क्वेश्चन बिहार दरोगा में। नेक्स्ट बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, बताइए आप लोग इसका। निम्नलिखित में अंतिम पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन है? अपराजित बर्मन। कौन है? अपराजित बर्मन। कौन है बताइए? अपराजित बर्मन। पल्लव वंश के संस्थापक अभी आप लोग को बताए हैं, कौन है? जा कुछ नहीं याद रहता है। सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। सबसे प्रतापी शासक पल्लव वंश के बताइए। प्रतापी शासक पूछ रहे हैं सर। नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन पर सबसे प्रतापी शासक बताइए। एक किस क्षेत्र में पड़ता है जानते हैं? तमिलनाडु के तरफ। तमिलनाडु के तरफ ये शासन किए थे। आपको तो बताए थे कि दक्षिण भारत में कौन कौन शासन किए थे? चोल, गुर्जर का प्रतिहार, राष्ट्रकूट और कौन? गुर्जर के प्रतिहार, राष्ट्रकूट, 5 को बताए थे ना। चोल, पल्लव, गुर्जर के प्रतिहार, राष्ट्रकूट और एक पाल। पाल, ठीक ना। और त्रिपक्षीय, कनौज के त्रिपक्षीय सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे? तो 3 को भाग लिए थे। कौन कौन लिए थे? पाल, गुर्जर का प्रतिहार और राष्ट्रकूट। चोल जो थे भाग नहीं लिए थे। चोल के संस्थापक विजयालय। कौन है? विजयालय। कोई दिक्कत नहीं। लास्ट अब है, बताइए संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे प्राप्त है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को क्यों प्राप्त है जानते हैं? क्योंकि इसमें अनुच्छेद 32 जो है, जिसको संविधान की आत्मा कही जाती है, और इसमें जो है 5 प्रकार की रीट जारी होती है। और रीट में है जो है बंदीकरण, प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, उत्प्रेक्षण जो है, इसमें 5 प्रकार के रीट होती है। ये सारा जो है कानून वो अधिकारी पर लागू होता है। अगर जो कोई अधिकारी गलती करता है तो उसको डायरेक्ट जो है उस पर हम लोग केस कर सकते हैं। इसीलिए इसको जो क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचार कहा गया है। कोई दिक्कत? और ये भाग कितना में है बता दीजिए? तो भाग 3 सर। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। कोई दिक्कत? और ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो संविधान के आत्मा किसे? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। नेक्स्ट बताइए आप लोग। बताइए एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक ओशियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके स्थापना कब हुआ है? तो इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ है। क्यों हुआ है जानते हैं? जो है एशिया में जितने भी देश हैं ना, उसको व्यापार करने के लिए, व्यापार में लाभ उठाइए, व्यापार करके वो, इसीलिए जो है एपेक की स्थापना किया गया था। और एपेक का जो मुख्यालय है कहाँ है बता दीजिए? एपेक का मुख्यालय कहाँ है? एपेक का मुख्यालय जो है सिंगापुर में है। कहाँ है? सिंगापुर में है। सिंगापुर में है। और बता दीजिए भारत एपेक का सदस्य है या कि नहीं है? ये क्वेश्चन पूछता है, भारत एपेक का सदस्य है कि नहीं? भारत जो है एपेक का सदस्य नहीं है। भारत एपेक का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा। 1945 के बारे में कुछ बताइएगा आप लोग।
है। तो बहुत बढ़िया। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था। यूएनओ का गठन हुआ था ना, यूएनओ का गठन। और बता दीजिए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ में ना 5 गो जो है इसमें अस्थाई सदस्य है, 5 गो अस्थाई सदस्य। इसके बाद सब जो है अस्थाई सदस्य। भारत को भी बहुत सारा देश जो है, टोटल इसमें 192 देश है, और भारत में इसको सब सपोर्ट कर रहा है कि भारत को भी अस्थाई देश बना देना चाहिए था। लेकिन भारत को अस्थाई देश बनाने से रोक कौन रहा है? तो चीन रोक रहा है कि भारत को अस्थाई सदस्य देश नहीं बनना चाहिए। अगर जो इसमें टोटल 5 गो है अस्थाई सदस्य देश, जिसमें कौन कौन है? अमेरिका है, चीन है, रूस है, फ्रांस है, और कौन है? ब्रिटेन है। इसमें 5 गो अस्थाई देश है। इनके पास वीटो पावर है। वीटो का मतलब होता है निषेध। यानी कोई भी देश अगर जो कुछ भी करना चाहे तो ये 5 देश मिलकर के उसको रोक देगा। और इसको बनाया क्यों गया था जानते हैं? इससे पहले भी यूएनओ का गठन किया गया था। उस समय उसका नाम दूसरा था। उसका नाम सर्च मार के देख लीजिएगा, कुछ होगा। क्योंकि वो असफल रह गया युद्ध रोकने में। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया था। लेकिन वहाँ दूसरा विश्व युद्ध रोकने में नाकाम रहा, इसलिए उसको समाप्त करके दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। उसके बाद समाप्त हुआ था, तब यूएनओ का गठन किया गया था कि अब जो किसी प्रकार से युद्ध होगा किसी बाहरी देश में, तो इसको रोकने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। तो एग्जैक्ट डेट पूछ देता है कि यूएनओ का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। अब बताइएगा, योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। लेकिन योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। इसके जगह जो है नीति आयोग लाया गया है। नीति आयोग लाया गया है कि नहीं लाया गया है? योजना आयोग को समाप्त करके। उसके एक बाद आप बताइएगा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब किया गया है? WTO की स्थापना भी किया गया है 1995 ईस्वी में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब किया गया है? तो इसकी स्थापना बता दीजिए कब किया गया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 1948 ईस्वी को किया गया। अब सोचिए कि हम कोई में डेट लिखते हैं, कोई में डेट क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब हम लोग मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक ना। इसीलिए जो है WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय जनेवा में है। कहाँ है? जनेवा में है। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है? बोलिए ना दिक्कत है तो। बताइए, भारत में सबसे पहली बार स्वतंत्र भारत बना था तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना हुआ है। न्यायालय, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, 1989 में तो बाद में हुआ था। अब बता दीजिए, भारत में कॉफ़ी का उत्पादन राज्य को सही अवरोही क्रम में कौन सा है? अवरोही क्रम में बताइए कि सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन कहाँ की जाती है, उससे कम कहाँ किया जाता है, उससे कम कहाँ किया जाता है? अवरोही क्रम में पूछा है ना। अवरोही क्रम में सबसे कम कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले कर्नाटक में, कर्नाटक से ज़्यादा केरल में, केरल से ज़्यादा तमिलनाडु में, और तमिलनाडु से ज़्यादा आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खेती किया जाता है। कॉफ़ी के बागान को हम लोग फैजेड़ा के नाम से जानते हैं। कॉफ़ी में क्या चीज़ पाया जाता है? कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। चाय में थीन, तंबाकू में निकोटीन। क्या चीज़? निकोटीन।
बताइए आप लोग को लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए जल्दी सुन। आज क्वेश्चन जो है ज़्यादा देरी चल गया है। बताइए, इसका जवाब दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। आप सोचिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है या कैसे बनाया जा सकता है। क्या कर्जा लेंगे तो बनेगा? नहीं बनेगा। सार्वजनिक राजस्व, यानी कि सार्वजनिक राजस्व के मतलब होता है ना कि जो तहसीली उसीली होती है ना, उससे जो हम लोग कर सकते हैं, उससे भी नहीं कर सकते हैं। खुले बाजार प्रक्रिया बना देंगे ना कि कोई बिना टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी व्यापार कर सकता है, तो उससे बढ़िया सुधर सकता है। और बैंक से हम लोग बैंक से लोन लेना चालू कर देंगे, तो उससे भी है जो है हम बढ़िया देखते हैं फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं। तो इस भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सब जो है प्रमुख है। कौन कौन है? खुले बाजार की क्रिया और बैंक दर। तो दो को किस में है? 3 और 4 ऑप्शन एक ही में है। कोई दिक्कत? आज के लिए लास्ट था और तीसरा सेट आज समाप्त हो गया। करेंट अफेयर्स का जो आएगा वो कब से आ जाएगा? परसों से आप लोग को करेंट अफेयर्स के भी आधा घंटा की क्लास आ जाएगी, ठीक है। ऐसे तो करेंट अफेयर्स इसमें बता ही रहे हैं, लेकिन जो है ज़्यादा करेंट अफेयर्स पूछेगा, चूँकि कई शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। एक दिन में तो एक शिफ्ट, कई दिन तक चलेगा एग्जाम? 3 तक लास्ट है, 6 दिन होगा। तो 6 दिन में अच्छा, जितना भी शिफ्ट हो, सब शिफ्ट में 10 से 12 को करेंट अफेयर पूछेगा, ठीक ना। तो यानी कि 10-12 करेंट अफेयर्स, अगर 7 शिफ्ट में मान लिया जाए एग्जाम हुआ, तो 12 7 84 को करेंट अफेयर्स, 84 को करेंट अफेयर्स में कम से कम 200 करेंट अफेयर्स देंगे। क्या चीज बोले? अच्छा ठीक है, तो कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।